सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 फिजिक्स का सैंपल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि सीबीएसई की तरफ से बोर्ड 2021 एग्जाम के लिए रिलीज किया गया है। इसी तरह केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अलग अलग वीडियो आएगी सैंपल पेपर की, तो इस वीडियो में हम सिर्फ फिजिक्स वाला सेक्शन ही कवर करेंगे। तो पहले पेपर का पैटर्न हम समझ लेते हैं किस तरह से है। यहाँ पर आपको ABCD 4 सेक्शन रहेंगे। टोटल आपका 36 क्वेश्चन रहेगा और सारे ही क्वेश्चन कंपलसरी हैं। तो ये पूरे पेपर का फॉर्मेट है, किस तरह से ये सैंपल पेपर डिजाइन किया गया है। सेक्शन 1 की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि वेरी शॉर्ट आंसर सारे क्वेश्चन है। ये थर्ड वाला ही MCQ है। इसमें भी 2 पार्ट था, MCQ भी पूछा था और रीजन भी पूछा था। और बाकी आप देख सकते हैं वेरी शॉर्ट आंसर वाले हैं। सबको आपको 1 सेंटेंस या 1 वर्ड में इसका आंसर देना है। फिर 3 क्वेश्चन आपके असर्शन रीजन के थे। तो यहां से यहां तक सेक्शन A के अंदर 16 क्वेश्चन हुए, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स के। तो टोटल यहां तक तो 16 मार्क्स हो गया। फिर आपका जो क्वेश्चन 17, 18, 19 थे, ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन थे और इसमें हर क्वेश्चन में 5 पार्ट थे, जिसमें से आपको सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट करने थे। तो इस हिसाब से ये टोटल 4 क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट, तो 4 4 जा 16 और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। तो ये भी टोटल 16 मार्क्स के, यानी सेक्शन A के अंदर टोटल 32 मार्क्स के क्वेश्चन। तो सेक्शन A का बहुत ज्यादा वेटेज है। 80 मार्क्स में से 32 मार्क्स आपके यही 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, जो कि सेक्शन A के अंदर है। और इसमें भी आप देखोगे कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की वैल्यू बहुत ज्यादा है, 16 मार्क्स के हैं। अब सेक्शन B की अगर बात करें तो यहां पर सारे ही क्वेश्चन आप देख सकते हो शॉर्ट आंसर टाइप है। टोटल 6 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। तो टोटल 6 2 जा 12 मार्क्स का सेक्शन B रहेगा। फिर सेक्शन C के अंदर भी शॉर्ट आंसर टाइप है, लेकिन चूंकि ये 3 मार्क्स के हैं तो थोड़ा और ज्यादा आपको लिखना होगा। टोटल आप देख सकते हैं ये 7 क्वेश्चन है, 7 3 जा 21। तो ये कितने मार्क्स के हो गए? 21 मार्क्स के। फिर ये सेक्शन D है, ठीक है, ये B नहीं D है। सेक्शन D में 3 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो 5 3 जा 15, ठीक है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा ये टोटल 80 मार्क्स का आ गया, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यही इसका पूरा फॉर्मेट है। अब हम चलिए क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। सिर्फ हम फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे। तो पहला फिजिक्स का क्वेश्चन ये 4th वाला है। यहां पूछा है व्हाई डज द सन अपीयर्स व्हाइट एट नून, यानी दोपहर के टाइम जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होता है, उस टाइम सन का कलर व्हाइट क्यों दिखता है। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम समझते हैं। अब सन हमको क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि सन से लाइट रे निकलती है और हमारी आंखों में पड़ती है, तभी हमको सन दिखता है। अब सन से जो लाइट रे निकलती है वो कैसी होती है? वो एक व्हाइट लाइट रे होती है। अब व्हाइट लाइट क्या होता है? ये असल में 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। इनसे मिलकर एक व्हाइट लाइट बनती है। तो सन से जब लाइट रे निकलती है तो ये जो कलर्स हैं ब्लू, इंडिगो, वायलेट, इनमें बहुत ज्यादा स्कैटरिंग होती है, यानी सबसे ज्यादा स्कैटरिंग वायलेट में होती है और सबसे कम रेड में होती है। स्कैटरिंग का क्या मतलब है? जैसे ये लाइट मान लो निकली, ब्लू लाइट निकली, और एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जैसे आपका डस्ट के पार्टिकल हो गया, वाटर ड्रॉपलेट्स हो गया, और जो एयर है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके मॉलिक्यूल्स हो गया। तो इनसे टकरा के ये जो नीचे वाली लाइट रेज हैं ये इधर उधर बिखर जाती है, ठीक है। इसी को हम स्कैटरिंग कहते हैं। अब ये जो लाइट रे है एटमॉस्फेयर में जितना लंबा ट्रेवल करेगी उतना ज्यादा इसको पार्टिकल्स मिलेंगे, यानी उतना ज्यादा ये पार्टिकल से टकराएगी और उतना ही ज्यादा स्कैटरिंग होगी। अब देखो सूरज निकल रहा हो या डूब रहा हो, उस केस में क्या होता है? लाइट रे ऐसे चलेगी, यहां पर एक बंदा खड़ा है, इसकी आंखों में पहुंचेगी। तो अब देखो यहां पर ये येलो वाला जो एरिया है ये हमारा एटमॉस्फेयर है, यहीं पर सारे पार्टिकल्स हैं। तो इसको यहां पर इस साइड से एटमॉस्फेयर में ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है, यानी ज्यादा पार्टिकल्स मिलेंगे, ज्यादा स्कैटरिंग होगी। तो जो आपका ब्लू कलर वाली लाइट है, ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ये सब स्कैटर हो जाएंगी। ये सब इस ऑब्जर्वर जो देख रहा है इस तक पहुंच ही नहीं पाएंगी। ज्यादातर आपकी रेड लाइट पहुंचेगी, इसीलिए हमको जब सूरज निकल रहा हो या डूब रहा हो तो रेड कलर दिखता है। वहीं जब सन ऊपर होता है बिल्कुल दोपहर के टाइम, तो सन की लाइट रे ऐसे आती हैं। अब देखो एटमॉस्फेयर में इसको बहुत छोटी डिस्टेंस चलनी पड़ रही है, यानी पार्टिकल कम मिलेंगे, स्कैटरिंग कम होगी। तो सारी ही लाइट लगभग हमारी आंखों तक पहुंच जाएगी, और जब सारी लाइट पहुंचेगी तो हमको व्हाइट लाइट दिखेगी। ठीक है, तो ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, लेकिन आपको आंसर कितना लिखना है? द लाइट इज लीस्ट स्कैटर एट नून,
यानी दोपहर के टाइम जब सूरज बिल्कुल ऊपर होगा तो स्कैटरिंग बहुत कम होती है, जिसकी वजह से लगभग सारी लाइट हमारे पास पहुंच जाती है, और सारी पहुंचेगी तो सीधी सी बात है सबका कॉम्बिनेशन व्हाइट होता है। ठीक है, तो रीजन समझ गए आप। अभी फिफ्थ क्वेश्चन है, बोथ द स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस हैव फोकल लेंथ -15। आपको बताना है कि मिरर और लेंस किस टाइप का है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। तो हमें फोकल लेंथ दी हुई है निगेटिव। तो एक तो सिंपल तरीका है कि आपकी बुक में दिया हुआ है निगेटिव किसकी होती है, याद होगा कर लोगे। दूसरा, अगर इनकेस आपको याद नहीं आ रहा है तो सिंपल आप खुद से निकाल सकते हो। मैंने यहां पर एक कॉनकेव मिरर बनाया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुई, लाइट रे जाएगी, टकराएगी, इधर पास हो जाएगी, जहां ये कट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को वही फोकस होगा। तो अब देखो ये पोल से हमको किधर जाना पड़ रहा है फोकस के लिए, लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड सारी डिस्टेंस निगेटिव मेजर की जाती है। तो निगेटिव किसका होगा, कॉनकेव मिरर का। तो मिरर हमको पता चल गया कॉनकेव। अब लेंस की बात करते हैं, चलो कॉनकेव लेंस बना लेते हैं। इस तरह होता है ये कॉनकेव लेंस। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, लाइट रे ऐसे जाएगी, दूर चली जाएगी, ये लाइट रे जाएगी, दूर चली जाएगी, राइट साइड कहीं नहीं मिलेगी। हम पीछे की तरफ इसे बढ़ाएंगे तो पीछे की तरफ मिलेगी। तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर से हम लेफ्ट चलेंगे तब हमको ये फोकस मिल रहा है, और लेफ्ट साइड डिस्टेंस निगेटिव होती है। तो सिंपल, निगेटिव फोकस किसका होगा, कॉनकेव लेंस का। तो मिरर और लेंस दोनों ही कॉनकेव है। ठीक है, और आपको ये याद होगा तो सिंपल आप कर लो जाओगे, इतना ड्रॉ भी करने की जरूरत नहीं है। इमेज फॉर्म बाई कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। वेयर इज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। अब ये कॉनकेव मिरर है, इमेज कैसी बनाना है, रियल, इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट से बड़ा उसका साइज है। अब बताइए ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। तो एक तो सिंपल तरीका है कि आपकी बुक में दिया हुआ है, आप याद कर लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं, इन केस आपने याद नहीं है या आप भूल गए तो आप ड्रॉ कर लेना। ऐसे कॉनकेव मिरर बनाओगे और ऐसे लाइन बना लेना, यहां पर पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो जब आप फोकस पे रखना और स्केल से ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा। ये लाइट यहां जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी, दूसरा पोल से जाएगी, और ये वही एंगल बनाते हुए चली जाएगी। तो ये कहीं नहीं मिलेगी, इन्फिनाइट पे जाके मिलेगी। तो इन्फिनाइट पे मिलेगी यानी बहुत दूर यहां कहीं जाके मिलेगी। तो देख सकते हो बहुत बड़ी इमेज बन जाएगी, यानी उसका साइड भी इन्फिनाइटली लार्ज होगा, बहुत ज्यादा बड़ी। लेकिन हमको सिंपल कहा है कि ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो ये वाला केस नहीं होगा। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पीछे रख के देख लेना, फोकस और सेंटर कर्वेचर के बीच में रख लेना, लाइट रे ऐसे स्केल से बनाना, और ये चली गई। दूसरा ये पोल पे गई और यहां आकर ये टकरा गई। अब देखो जहां ये कट करेगी वही इमेज बनेगी। तो बस हमको क्या पता करना था, रियल और इन्वर्टेड बने, मिरर के सामने बननी है, रियल बनेगी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, उल्टी भी बन रही है हम देख रहे हैं, और ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज है। ठीक है, अब हम दिख रहा है हमको। तो ऑब्जेक्ट हमने कहां रखा, एफ और सी के बीच में रखा। ठीक है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यही आंसर हो जाएगा हमारा। अब इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है आपको, चाहे ये वाला करो चाहे ये वाला करो। नेम द पार्ट ऑफ द लेंस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासेस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। तो लेंस का वो कौन सा पार्ट है जहां बिना कोई डेविएट हुए लाइट सीधा पास हो जाती है, तो वो आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है। सिंपल, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। एक वर्ड में हो गया आंसर। अब ये एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, और ये सिंपल आपका ये बुक का क्वेश्चन उठाकर दिया हुआ है। आप पेज नंबर 235 पे जाओगे तो वहां पर जो एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 13.9, वहीं से ये क्वेश्चन बनाया गया हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहां पर 2 कॉइल्स हैं और उसको एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर पे वाउंड किया गया है। इनिशियली द की इज नॉट इंसर्टेड इन द सर्किट, लेटर द की इज इंसर्टेड एंड देन रिमूव शॉर्टली आफ्टर। तो ये पूरा अरेंजमेंट है। यहां पर ये की लगी है, तो ये कह रहा है कि पहले की नहीं लगी थी, यानी की नहीं लगी होगी तो क्या होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसमें क्या किया गया, की लगाया गया, तो की जैसे लगेगी करंट फ्लो होने लगेगा। तो आपको यह बताना है व्हाट आर द 2 ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी नोटेड फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर रीडिंग। तो यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। अब जैसे ही आप की लगाओगे यहां करंट फ्लो होगा, इस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, यह मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहां करंट जनरेट होगा, और आपको गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन यह डिफ्लेक्शन कैसा होगा, यानी जैसे ही की लगाओगे वैसे ही डिफ्लेक्शन दिखेगा। यह आपका इस तरह से गैल्वेनोमीटर होता है, बीच में 0 रीडिंग होती है,
और दोनों तरफ इसके नॉन जीरो वैल्यूज होती हैं। अगर करंट नहीं होगा तो ये बिल्कुल बीच में होगा, जीरो होगा। तो जब की नहीं लगी रहेगी ऐसे रहेगा ये जीरो पे बिल्कुल। जैसे ही की लगाएंगे तो क्या होगा, तो ये देखा आपने क्या हुआ, जैसे ही की लगाई तुरंत एक रीडिंग दिखाया और वापस ये जीरो पे आ गया। यानी मैग्नेटिक करंट जीरो था तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो थी। तो जैसे ही हमने करंट फ्लो कराया मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। तो जब जीरो से एम पहुंचेगा मैग्नेटिक फील्ड तो करंट जनरेट होगा और फिर क्या होगा, वो करंट खत्म हो जाएगा उसमें। सिर्फ जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तभी उसमें करंट प्रोड्यूस होता है। तो एक ऑब्जर्वेशन तो ये हो गया। दूसरा, जब हम की को बाहर निकालेंगे फिर हमारी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, यानी अभी एम मैग्नेटिक फील्ड थी और की जैसे निकालेंगे करंट जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो फिर एक बार मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया। तो इस बार क्या होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड किसी एम वैल्यू से जीरो पे पहुंचेगी, हमने की निकाला, तो अब देखो डिफ्लेक्शन हुआ लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब हम जीरो से एम की तरफ जा रहे थे तो ये राइट साइड डिफ्लेक्ट हुई और फिर तुरंत वापस आ गई अपने जीरो पोजीशन पे। और जब एम से जीरो की तरफ आए तो ये लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट की और फिर तुरंत अपनी जीरो पोजीशन पे आ गई। तो आपके दो ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे, ये आंसर आपके वही सीबीएसई की तरफ से जो प्रोवाइड किए गए हैं मार्किंग स्कीम की वही आंसर है। देयर आर मोमेंट्री गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दैट डाई आउट शॉर्टली, यानी एक मोमेंट के लिए, थोड़ी देर के लिए वो डिफ्लेक्शन होगा और उसके बाद वापस जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑब्जर्वेशन तो ये हो गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या होगा, डिफ्लेक्शन आर इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी मैंने दिखाया कि जब हम की लगा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन राइट साइड हो रहा है और की जब निकाल रहे हैं तो लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, दो ऑब्जर्वेशन हो गए। फिर 8th क्वेश्चन है, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे, उससे हम ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर पहले हम एक कंडक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्ट्रेट कंडक्टर है और करंट का डायरेक्शन हम मान लेते हैं ये ऊपर की तरफ है। अब ये राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है, ये हमारा जो थंब है ये करंट का डायरेक्शन शो करेगा और ये जो हमारी फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेंगी। तो ये मान लेते हैं ये हमारा कंडक्टर है और करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमारा थंब ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगी ये बाकी जो हमारी 4 फिंगर्स है ये इस तरह से रैप होंगी। ठीक है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरह से बना सकते हैं, यानी ये सर्कुलर वे में होंगी। तो हम पहले सर्किल बनाते हैं, क्योंकि ये 3D में होगी, हमको 2D में इसको बनाना है। तो हमारा सर्किल कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सर्कल्स होंगे और ये सारे कंसेंट्रिक सर्किल होंगे, यानी सबका सेंटर कॉमन होगा। अब हमें इसका डायरेक्शन बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा कैसे। तो देखो ये हमारा थंब है, ये करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड से ऐसे जाएगी, अंदर जाएगी प्लेन के, इस तरफ जाएगी। तो हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, राइट साइड से ये इस तरफ जाएगी और ये इस तरह से जाते हुए देखेंगे इसके लेफ्ट साइड से ये ऐसे बाहर आ रही है, यानी इस तरफ आ रही है। तो यहां पर भी हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि ये इस तरफ आएगी। यही हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं, टू अनइक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी दो रेजिस्टेंस है उनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो दो रेजिस्टेंस है हमारे, R1 मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं और कह रहा है आपको और कुछ नहीं दिया, यानी I और R की वैल्यू नहीं दी हुई है। व्हाट कैन बी सेड अबाउट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द टू रेजिस्टेंस। अब इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि वोल्टेज किसमें कांस्टेंट होता है। देखिए दो सिस्टम होता है, एक सीरीज होता है, एक पैरेलल होता है। अब एक में करंट सेम रहता है और एक में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। अब किसमें क्या रहता है इसको याद रखने का एक तरीका है। देखो यहां से करंट फ्लो करते हुए जाएगा, कोई I करंट है। अब जब यहां पहुंचेगा इस पॉइंट पे तो इसके सामने दो रास्ते हैं। तो करंट को क्या करना पड़ेगा, जैसे पुलिस चोर का पीछा करते हुए जा रही है और दो रास्ते आ गए, तो अब क्या करते हैं, कुछ पुलिस वाले एक तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग दूसरी तरफ चले जाते हैं, ताकि दोनों रास्ते पे ढूंढते हैं किस तरफ गया है चोर। तो करंट के साथ भी यही होगा, यहां पहुंच के करंट दो हिस्से में बढ़ जाएगा,
कुछ करंट इधर चला जाएगा जिसे हम I1 नाम दे देते हैं, कुछ करंट इधर चला आएगा, ठीक है, I2 नाम दे देते हैं। लेकिन टोटल करंट क्या होगा, I1 प्लस I2, क्योंकि ये I जाकर दो हिस्से में बटा था। तो यानी पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगे हैं उनमें करंट अलग अलग है, एक में I1 है, एक में I2 है। तो हम पैरेलल में कह सकते हैं कि करंट जो है वो डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो पैरेलल में करंट डिफरेंट है तो वोल्टेज सेम रहेगा, ठीक है, बिल्कुल उल्टा वाला काम है। और अगर पैरेलल में करंट डिफरेंट है तो सीरीज में करंट सेम रहेगा, और इसका ठीक उल्टा वोल्टेज क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, ठीक है। एक चीज आपने जानी कि पैरेलल में करंट क्या होता है, उससे बाकी आपने निकाल लिया। तो ये पैरेलल अरेंजमेंट है, करंट डिफरेंट है लेकिन वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है, दोनों में सेम रहेगा। अब इसमें दूसरे ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, सम वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए। यानी कोई क्यू चार्ज है, इंफिनिटी से इसे ए के पास लाया जा रहा है, ठीक है। पॉइंट ए का पोटेंशियल दिया है V। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द वर्क डन टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी इन टर्म ऑफ Q एंड V। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, टॉपिक 12.2 अगर आप देखोगे पेज नंबर 201 पे, तो वहां पर दिया हुआ है V इज इक्वल टू W बाई Q, यानी पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो W क्या हो जाएगा, V और Q मल्टीप्लाई हो जाएगा, V इंटू Q, यही आंसर है। अब आ गया अपना सोर्स बेस्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो 19th क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें क्या है, आपको 5 पार्ट्स दिए हैं, 4 क्वेश्चन करना है, और ये 19th क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स कैरी करेगा, हर पार्ट 1 मार्क्स का। सुमति वांट टू सी अ स्टार, उसको स्टार देखना है, उसके लिए उसे टेलीस्कोप की जरूरत है, और उसे ये पता चला कि टेलीस्कोप जिसमें लेंस का इस्तेमाल होता है उसे हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कहेंगे, क्योंकि लेंसेज के अंदर रिफ्रैक्शन होता है, और जिन टेलीस्कोप में मिरर का यूज होता है उसे हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं। तो उसने डिसाइड किया कि हमको रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बनाना है, यानी लेंस वाला टेलीस्कोप बनाना है। तो उसने 2 लेंस खरीदे, L1 और L2। L1 बड़ा है जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, और L2 छोटा है। अब जो बड़ा वाला लेंस है, गैदर्स एंड बेंड द लाइट, ये आप देख सकते हैं यहां से लाइट रे आ रही है, ये इधर आ रही है और इनको बेंड कर दे रहा है, ठीक है। डायग्राम में देख सकते हैं ये ऐसे बेंड हो जा रही है इधर से, और आके यहां एक पॉइंट पे मिल जा रही है, ठीक है। तो यानी ये लाइट रे को क्या कर रहा है, ये लेंस कन्वर्ज कर रहा है, और कन्वर्ज करने वाला लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। तो L1 तो कॉन्वेक्स हो गया। वाइल द स्मॉलर लेंस मैग्नीफाइज द इमेज, जो छोटा वाला लेंस है वो इमेज को मैग्नीफाई कर दे रहा है और बड़ा कर दे रहा है। तो कौन सा लेंस इमेज को बड़ा करता है, तो ये भी कौन सा होगा, कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉनकेव लेंस इमेज को छोटा कर देता है और मैग्नीफाई सिर्फ कॉन्वेक्स ही लेंस करता है। तो ये दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस हो गए, ठीक है, इतना हमको पता चल गया। अब बिग थिक लेंसेज आर मोर पावरफुल, जो बड़े लेंस होते हैं, मोटे लेंस होते हैं, वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो उसे बहुत दूर देखना था, इसीलिए शी नीड अ बिग पावरफुल लेंस। तो उसे बड़े पावरफुल लेंस की जरूरत थी, लेकिन उसने ये रियलाइज किया कि जो बड़े लेंस है वो बहुत ज्यादा भारी हो जाएंगे, और हैवी लेंसेज को बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, एंड डिफिकल्ट टू होल्ड इन राइट पोजिशन। यानी जब मैं अपने टेलीस्कोप में उसे फिक्स करूंगी तो उसको होल्ड करना वहां बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा उसका वजन होगा, तो सही से वो पोजीशन में नहीं आ पाएगा। ऑल्सो सिंस द लाइट इज पासिंग थ्रू द लेंस, द सर्फेस ऑफ द लेंस हैज टू बी एक्सट्रीमली स्मूथ। अब चूंकि लाइट को उससे पास होना है लेंस से, तो लेंस की जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा स्मूथ होनी चाहिए। एनी फ्लॉ इन द लेंस, यानी अगर धब्बे वगैरह होंगे लेंस में, विल चेंज द इमेज, तो इमेज चेंज हो जाएगी, यानी जिस तरह इमेज बननी चाहिए वो नहीं बनेगी। इट वुड बी लुकिंग लाइक थ्रू अ डर्टी विंडो, ऐसा लगेगा कोई डर्टी सी विंडो है उससे देखा जा रहा है, ठीक है, अगर कोई धब्बे वगैरह या गंदगी लगी होगी उस लेंस में तो, ठीक है। तो पैराग्राफ हमने सब पढ़ लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं, बेस्ड ऑन द डायग्राम शोन व्हाट काइंड ऑफ लेंसेज हमने देखा कौन से हैं, दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अब सेकंड पार्ट क्या है, द पावर ऑफ लेंसेज L1 एंड L2 आर इन रेशियो 4:1, यानी पावर का रेशियो दिया है P1:2, P2 क्या दिया है 4:1। व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ L1 एंड L2, यानी फोकल लेंथ का रेशियो बताना है, और क्या रिलेशन होता है, पावर क्या होता है, इक्वल टू 1/f। तो यही रेशियो ठीक उल्टा हो जाएगा, F1:F2 क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। P1:P2 4:1, तो F1:F2 1:4 हो जाएगा। तो इसका भी बी वाला ऑप्शन सही होगा।
थर्ड पार्ट है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड विद द लेंस। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एच डैश अपॉन एच, यानी हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू ऑब्जेक्ट। ए वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। फिर फोर्थ पार्ट है सुमति डिड सम प्रिलिमिनरी एक्सपेरिमेंट, इसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया लेंसेज के साथ और इसे ये पता चला कि मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, आई पीस यानी वो लेंस जो आंख के पास लगा होता है, जो कि L2 है, आप डायग्राम में देख ही सकते हो, उसकी मैग्निफिकेशन आपको 3 दी है, यानी मैं अगर कहूं तो M2 आपको 3 दिया हुआ है। शी फाउंड एन इमेज एट 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब आपको इमेज डिस्टेंस दी हुई है, यानी V की वैल्यू दी हुई है 24 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस डिड शी पुट द ऑब्जेक्ट। अब उसे ऑब्जेक्ट कहां रखना पड़ेगा, यानी U आपको बताना है, क्या होगा ये। तो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला इमेज और ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से क्या होता है, m इज इक्वल टू वी बाई यू होता है, ठीक है। m हमको दिया हुआ है 3, v हमको दिया हुआ है 24, u हमको निकालना है, क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 24 बाई 3 इक्वल 3 8 जा 24, तो u की वैल्यू 8 आ जाएगी, यानी 8 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन सही, यानी 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको ये क्वेश्चन करने में। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहां का क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन आप देखो कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत सिंपल हैं। अब वैसे तो आपको सिर्फ 4 ही पार्ट करने हैं, लेकिन मैं 5 पार्ट पूरा करा देता हूं। फिफ्थ पार्ट की बात करें, सुमति बॉट नॉट सो थिक लेंस, यानी उसने मोटा लेंस नहीं लिया, फॉर टेलीस्कोप एंड पॉलिश देम, उसको पॉलिश कर दिया। व्हाट एडवांटेज इफ एनी वुड शी हैव विद हर चॉइस ऑफ लेंस। अब ये जो उसने लेंस चूज किया है, यानी मोटा लेंस नहीं चूज किया बल्कि थिन लेंस उसने चूज किया है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं है, तो इसको क्या एडवांटेज मिलेगा, क्या फायदा मिलेगा। पहला ऑप्शन है शी विल नॉट हैव एनी एडवांटेज। नहीं भाई, फायदा तो होगा ही, क्योंकि जो थिक लेंस होगा उसको होल्ड करना मुश्किल है, हमने पैराग्राफ में देखा ही था, तो ए वाला तो नहीं होगा। थिकर लेंसेज वुड हैव मेड द टेलीस्कोप इजियर टू हैंडल, यानी अगर लेंस मोटा होगा तो हैंडल करना आसान होगा। नहीं भाई, बिल्कुल उल्टी बात है, जितना थिक होगा उतना ज्यादा हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। सी पार्ट है नॉट सो थिक लेंस वुड नॉट मेक टेलीस्कोप वेरी हैवी, यानी अगर हम नॉट सो थिक लेंस लेंगे, यानी मोटा लेंस नहीं लेंगे, तो टेलीस्कोप बहुत ज्यादा भारी नहीं होगा, सीधी सी बात है। अगर पतला लेंस होगा तो भारी नहीं होगा। एंड ऑल्सो अलाउ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लाइट टू पास, और जितनी लाइट की जरूरत है वो तो पास होगी, क्योंकि हम उसके साइज को छोटा बड़ा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ थिकनेस को कम कर रहे हैं, तो लाइट जितनी आनी थी उतनी ही आएगी। तो ये वाला ऑप्शन हमको सही लग रहा है। डी वाला भी पार्ट देख लेते हैं, नॉट सो थिक लेंसेज विल गिव हर मोर मैग्निफिकेशन, यानी अगर मोटा लेंस नहीं होगा तो मैग्निफिकेशन ज्यादा हो जाएगी। तो भाई ऐसी बात नहीं है, लेंस जितना मोटा होगा मैग्निफिकेशन उतना ज्यादा होगी, और अगर हम नॉट सो थिक लेंस लेंगे यानी मोटा लेंस नहीं लेंगे तो मैग्निफिकेशन कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात भी गलत है, तो सी वाला इसका ऑप्शन सही होगा। अब 20th क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले हमको ये पूरा सोर्स पढ़ना है, फिर इसके नीचे 5 क्वेश्चन होंगे, उनमें से 4 करने हैं। अ सोलिनॉइड इज अ लॉन्ग हेलिकल कॉइल ऑफ वायर। अब सोलिनॉइड क्या होता है, एक हेलिकल कॉइल होता है। हेलिकल का मतलब जैसे ये स्प्रिंग टाइप का जो शेप होता है इसे हम हेलिक्स कहते हैं, ठीक है। तो हेलिकल शेप में इस वायर को ऐसे गोल गोल लपेटा गया रहता है, और इसमें से जब हम करंट पास कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इसी कॉइल में से ऐसे करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, तो यही होता है सोलिनॉइड। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड इज सुपरपोजिशन ऑफ फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ईच कॉइल। अब हर एक जो सर्किल हो गया, जैसे ये एक राउंड हो गया, इससे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ये एक राउंड हो गया, इससे ये एक राउंड हो गया, इससे अलग, ऐसे, ठीक है। जितने राउंड होते जाएंगे उतनी अलग अलग ये जो सर्कुलर लूप बनेगा उसकी अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड क्या होगा, सुपरपोजिशन होगा, यानी इन्हीं सारी जो अलग अलग फील्ड्स हैं इनका सम होगा। इट इज नियरली यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलिनॉइड, यानी सोलिनॉइड के अंदर तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यूनिफॉर्म रहती है, ठीक है। एंड क्लोज टू जीरो आउटसाइड, और बाहर की तरफ लगभग जीरो हो जाती है। इट इज सिमिलर टू द फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट, और ये जो सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है ये मिलती जुलती है किससे, जो आपका बार मैग्नेट होता है, और इसमें भी नॉर्थ पोल होता है एक तरफ और दूसरी तरफ साउथ पोल होता है। अब किधर नॉर्थ होगा किधर साउथ होगा ये डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट में, किधर डायरेक्शन है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन सोलिनॉइड इज डिपेंडेंट ऑन फ्यू फैक्टर। अब जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी सोलिनॉइड के अंदर वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे करंट कितना है कॉइल में, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा फील्ड बनेगी। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी यहां से यहां तक हमने एक लेंथ फिक्स कर दी, ठीक है। अब कितने टर्न है, जैसे ये देखो इसमें आपको कम टर्न दिख रहे हैं,
और ये हमने बहुत ज़्यादा टर्न कर दिया, यानी लेंथ उतनी है लेकिन टर्न ज़्यादा कर दिया, तो जितने ज़्यादा टर्न होंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो इस पे ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है। अब एक ग्राफ बनाया गया रिसर्च करने के बाद, एक्सपेरिमेंट वगैरह हुआ। ये कैसा ग्राफ है? मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू करंट इन द सोलिनॉइड। तो ये देख सकते हैं वाई एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है, मिली टेस्ला के अंदर है, और करंट एम्पियर में एक्स एक्सिस पे है। हमने सोर्स पूरा पढ़ लिया। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इज ऑब्जर्व्ड इन अ लीनियर सोलिनॉइड। अब देखो, पहला ही क्वेश्चन ऐसा दे दिया जो आपके सिलेबस का है ही नहीं, यानी लीनियर सोलिनॉइड के बारे में ना तो ये इस सोर्स में दिया हुआ है, ना ही आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, यानी आपके कोर्स में नहीं है, और इनफैक्ट ये इंटरमीडिएट के कोर्स में भी नहीं है। लीनियर सोलिनॉइड का टॉपिक इंजीनियरिंग का है, और किस नशे में आकर सीबीएसई ने इसको यहां पर ये क्वेश्चन दिया है मुझे नहीं समझ में आता। क्योंकि लीनियर सोलिनॉइड के बारे में आपको नहीं पता होगा, आंसर कैसे करोगे? अब कोई भी इसको देखकर आंसर क्या देगा? ये बी वाला आंसर देगा, इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक। लेकिन ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि अगर लीनियर ना होता, खाली सोलिनॉइड लिखा होता, तब ये बी वाला ऑप्शन सही होता। क्योंकि सोलिनॉइड का काम क्या है? हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, और सोलिनॉइड का प्रिंसिपल भी यही होता है। अब ये क्वेश्चन मान लो एग्जाम में आ जाता तो हर कोई ये बी वाला लगा के आता, क्योंकि आपने तो लीनियर सोलिनॉइड नहीं पढ़ा, आपने सिंपल सोलिनॉइड पढ़ा है। लेकिन लीनियर सोलिनॉइड में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये हमारा लीनियर सोलिनॉइड है, ठीक है। ये कॉइल वगैरह है, ये क्रॉस सेक्शन व्यू इसका दिखा रहा है। इसमें यहां पर बीच में लगा होता है प्लंजर। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो यहां पर इस कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? इस प्लंजर को आगे पीछे मूव कराती है। देखो एरो दिखा रही ना, ऐसे मूव करेगा फिर ऐसे मूव करेगा। तो इसमें क्या होता है? लीनियर मोशन होता है, एक लाइन में ऐसे मोशन होता है, इसीलिए हम इसका नाम भी रखे हैं लीनियर सोलिनॉइड। तो इसमें हुआ क्या? एनर्जी कन्वर्जन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने सप्लाई की थी, करंट सप्लाई किया था, तो वो उससे क्या बन गया? मैग्नेटिक एनर्जी बन गई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, और इस फील्ड की वजह से प्लंजर के अंदर मूवमेंट आ गया। अब जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है वो दो तरीके से होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, दूसरा आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। सिंपल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मोशन से रिलेटेड होती है, इसका फॉर्मूला हाफ mv² होता है। तो जहां पर भी वेलोसिटी होगी वहां मैकेनिकल एनर्जी होगी। तो ये जब मूव करेगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, इस वजह से हम कह सकते हैं ये मैग्नेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। तो लीनियर सोलिनॉइड में इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल होता है। ये आपके सिलेबस का बिल्कुल नहीं है, तो इसमें टेंशन मत लो। सीबीएसई ने यह क्वेश्चन सैंपल पेपर में गलत दिया हुआ है, ये नहीं पूछना चाहिए। तो अब सेकंड पार्ट देखते हैं, व्हाट विल हैपन इफ अ सॉफ्ट आयरन बार इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलिनॉइड। एक सॉफ्ट आयरन बार को हम इस सोलिनॉइड के अंदर, यानी ऐसे जो हमारा ये कॉइल है इसके अंदर हमने आयरन बार को रख दिया, क्या होगा? तो बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी बुक का ही ये बात पूछी गई है, पढ़ा होगा तो आप बिल्कुल जानते होंगे कि क्या होता है। एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। बार मैग्नेट विल इलेक्ट्रोक्यूटेड रिजल्टिंग इन शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट भैया नहीं होगा। बार विल मैग्नेटाइज हो जाएगा, सही बात। एज लॉन्ग एज देयर इज अ करंट इन सर्किट, बी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जब इसके अंदर रखेंगे तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। एक तो कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा इस जो सॉफ्ट आयरन बार है इसकी मैग्नेटिक फील्ड, ये मिल जाएगी, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड टोटल बढ़ जाएगी। लेकिन ये जो मैग्नेट बना हुआ है सॉफ्ट आयरन, इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, यानी जब तक करंट जाता रहेगा तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। करंट नहीं तो मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगा, वो सिर्फ एक सिंपल आयरन का टुकड़ा ही रह जाएगा। और सी ऑप्शन में कह रहा है कि परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो नहीं भाई, परमानेंट नहीं बनेगा। और कह रहा कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो यह भी बात गलत है, इफेक्ट तो होगा, मैग्नेटाइज हो रहा है। थर्ड पार्ट इसमें देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस इनसाइड अ सोलिनॉइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ। हमने पढ़ाई था सोर्स में ऊपर पैराग्राफ में कि सोलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो किसके सिमिलर है? अ बार मैग्नेट, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं, आफ्टर एनालाइजिंग द ग्राफ अ स्टूडेंट राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ग्राफ देखने के बाद स्टूडेंट ने स्टेटमेंट लिखा, तो ये 4 स्टेटमेंट है और नीचे ऑप्शन दिए हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट उसमें सही है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सोलिनॉइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। इनवर्सली का मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो करंट घटेगा। तो भाई ऐसे ग्राफ है ना,
इस तरह से है, यानी करंट अगर बढ़ रहा है तो देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड भी तो ऊपर बढ़ रही है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है बल्कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये सेकंड वाला तो सही है। और स्टेटमेंट देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। तो लीनियर का ग्राफ स्ट्रेट होता है, स्क्वायर का ग्राफ होता है जो वो ऐसे गोल सा होता है, कर्व टाइप का। तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा गलत होगा, पहला भी गलत था। आपने मैथ में पढ़ा ही होगा कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ किस तरह बनता है, ऐसे गोल सा बनता है, तो ऐसा तो ग्राफ दिख नहीं रहा हमको, तो स्क्वायर ऑफ करंट ये भी गलत होगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट, यानी करंट पे डिपेंड नहीं करती, करंट बढ़ाओ घटाओ मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो भाई ऐसा नहीं है, हम देख रहे हैं करंट जब बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। चौथा गलत होगा, सिर्फ सेकंड ऑप्शन सही होगा, तो इसका डी सही होगा, ओनली सेकंड। अब हमको करना तो सिर्फ 4 ही था, लेकिन चलिए फिफ्थ वाला भी कर लेते हैं। फ्रॉम द ग्राफ डिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ग्राफ से आपको बताना है कौन सी बात सही है। फॉर अ करंट ऑफ 0.8 एम्पियर मैग्नेटिक फील्ड इज 13 मिली टेस्ला। तो ग्राफ देख के आपको बताना है। तो ये रहा हमारा करंट 0.8, इसी पे बिल्कुल सीधे जाएंगे, देखेंगे कहां ये कट कर रहा है, इस पॉइंट पे। तो यहां से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे कितना आ रहा है, तो ये 12 है, ये 14 है, बीच में 13 होगा। तो बात सही है, 0.8 एम्पियर करंट पे 13 मिली टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, तो ए वाला ऑप्शन सही होगा। और ऑप्शन देख लेते हैं, फॉर लार्जर करंट द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज नॉन लीनियरली, यानी ये कह रहा है कि जब करंट ज्यादा हो जाएगा तो लीनियर नहीं रह जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं पूरा ग्राफ ऐसे लीनियर है, करंट कम हो ज्यादा हो पूरा ग्राफ ऐसे ही लीनियर ही बना है, तो बी वाला गलत होगा। करंट 0.8 है तो मैग्नेटिक फील्ड 1.3 मिली टेस्ला है, तो नहीं भाई हमने देखा 13 है, तो सी भी गलत। देयर इज नॉट इनफ इंफॉर्मेशन टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड कॉरस्पॉन्डिंग टू 0.8 एम्पियर, यानी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, हम नहीं बता सकते मैग्नेटिक फील्ड कितना होगी। तो भाई हमने निकाल लिया है, इंफॉर्मेशन हमारे पास पूरी है। अब यहां पर जो मैं आपको आंसर बता रहा हूं वो वही आंसर है जो सीबीएसई ने प्रोवाइड किए हैं अपनी मार्किंग स्कीम के अंदर। तो आप यहां देख सकते हो ये सारी आंसर है जो सीबीएसई ने दिए हैं। तो जैसे हमने देखा था इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, फिर मैग्नेटाइज हो जाएगा जब तक सर्किट में करंट रहेगा, बार मैग्नेट, ऑप्शन सेकंड, 0.8 एम्पियर पे 13 मिली टेस्ला। ठीक है, तो यही वो आंसर है जो सीबीएसई ने प्रोवाइड किए हैं। तो हमारा सेक्शन ए पूरा हो गया और सेक्शन ए से फिजिक्स में 14 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। 32 मार्क्स में से 14 मार्क्स फिजिक्स से आए थे। अब सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे यहां पर। तो ये प्रिज्म है, व्हाइट लाइट है, जैसे मैंने दिखाया 7 कलर्स में ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, सबसे ऊपर रेड होगा, सबसे नीचे वायलेट होगा, यही बना हुआ है डायग्राम। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व अबव फिनोमिना इन द लैब एज व्हाइट लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म। ठीक है, अमंग मैनी अदर कलर्स ही ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ 2 कलर रेड एंड वायलेट। तो और भी कलर उसने देखे, लेकिन मेन यहां हमको रेड और वायलेट दिखाया गया है। तो यहां ये पूछ रहा है व्हाट इज द फिनोमिना कॉल्ड। तो ये क्या हुआ, व्हाइट लाइट जो 7 कलर में स्प्लिट हो जा रही है, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं। तो हम इसे कहते हैं डिस्पर्जन। ठीक है, दूसरा पार्ट है व्हाट इज द रीजन फॉर द वायलेट लाइट टू बेंड मोर देन द रेड लाइट। अब सेकेंड पार्ट में ये पूछा जा रहा है कि वायलेट लाइट में बेंडिंग ज्यादा क्यों हो रही है रेड से अगर कंपेयर करें। तो देख सकते हो रेड में कम बेंडिंग हो रही है, वायलेट में ज्यादा हो रही है, तो रीजन क्या है। तो रेड लाइट की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है और एक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वेवलेंथ ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी यानी सिंपल हम कह सकते हैं स्पीड भी कह सकते हैं इसे, स्पीड ज्यादा होगी तो यहां पर इस प्रिज्म के अंदर वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, तो बेंडिंग ज्यादा नहीं हो पाएगी, जल्दी से निकल जाएगा। वहीं वायलेट लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है, ऐसे 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 जाती है ये, तो वेवलेंथ कम होगी तो स्पीड कम होगी, धीरे धीरे जाएगी, तो बेंडिंग इसीलिए ज्यादा हो जाएगी इसमें। तो ये देख सकते हैं मार्किंग स्कीम में आंसर दिया है, फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्जन। स्पीड ऑफ वायलेट लाइट इनसाइड द प्रिज्म इज स्लोएस्ट। तो प्रिज्म के अंदर वायलेट लाइट की स्पीड स्लो होती है, क्यों होती है मैंने बता दिया, वेवलेंथ ज्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है इसलिए स्पीड भी स्लो होती है। और रेड की स्पीड हाईएस्ट होती है क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसीलिए डेविएशन ऑफ वायलेट लाइट इज मैक्सिमम एंड दैट ऑफ रेड इज मिनिमम। ठीक है, अब हम 26 क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टूडेंट हैज 2 रेसिस्टर्स। एक स्टूडेंट के पास 2 रेसिस्टर है, एक 2 ओम का है और एक 3 ओम का है। शी हैज टू पुट वन ऑफ देम इन प्लेस ऑफ R2। तो किसी एक को, चाहे 2 ओम का लगा दो या 3 ओम का,
किसी एक को इस R2 की जगह लगाना है। द करंट दैट शी नीड इन द इंटायर सर्किट इज 9 एम्पियर। पूरी सर्किट में जो करंट है यानी जो टोटल करंट है आई वो कितना है, वो 9 एम्पियर है। ठीक है, शो बाय कैलकुलेशन विच ऑफ द 2 रेसिस्टर शी शुड चूज। तो आपको बताना है कौन सा चूज करेगी, ये 2 ओम वाला या 3 ओम वाला। कैसे निकालेंगे, पहले तो हमको यह समझना है कि ये जो रेसिस्टर लगे हुए हैं वो सीरीज में लगे हैं या पैरेलल लगे हैं। तो उसको निकालने का सिंपल तरीका है, करंट ही फ्लो करता है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं फ्लो करता ना। फ्लो करने वाली चीज कौन सी होती है, करंट। तो करंट जब जाएगा तो अगर करंट अपने फ्लो करते टाइम सर्किट में कहीं पर भी कंफ्यूज होता है कि किधर जाऊं, तो इसका मतलब वो पैरेलल अरेंजमेंट है। तो यहां आएगा, इस पॉइंट पे कंफ्यूज हो जाएगा किधर जाऊं, तो कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला आएगा। ठीक है, मान लेते हैं I1 करंट ये नीचे की तरफ आ जाता है और I2 इधर चला जाता है, जो कि आगे जाके ये R2 से पास होके जाएगा। ठीक है, तो हम ये समझ गए कि ये पैरेलल अरेंजमेंट है क्योंकि यहां पर करंट कंफ्यूज हो रहा है और यहां पर दोनों रेसिस्टर में करंट डिफरेंट होगा, यहां I1 यहां I2। तो मैंने पहले भी बताया था, अगर करंट डिफरेंट होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, यानी दोनों में V की वैल्यू सेम होगी। और V क्या दिया हुआ है हमको, यहां पर दिया हुआ है 12 वोल्ट, यानी यहां पर V1 की वैल्यू भी 12 होगी और यहां V2 की वैल्यू भी 12 होगी। तो हमको निकालना है R2, हमको V2 दिया है, अगर I2 हमको पता चल जाए तो अपना काम बन जाए। अब I2 कैसे निकलेगा, देखो I क्या है, I1 प्लस I2 और I की वैल्यू आपको 9 दी हुई है, I1 निकल जाएगा तो I2 हमारा निकल जाएगा। तो पहले हमको I1 निकालना है, ओम्स लॉ लगाएंगे हम, V इज इक्वल टू IR, यानी हम फर्स्ट वाले के लिए निकाल रहे हैं V1 I1 R1 हो गया। V1 की वैल्यू 12 दी है, R1 4 है, R1 से डिवाइड हो जाएगा तो हमको I1 की वैल्यू आ जाएगी 4 3 = 12, I1 क्या है 3, यानी हमको यह पता चल गया 3 प्लस I2। तो यहां सॉल्व करोगे तो I2 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 - 3 6 एम्पियर आ गई। ठीक है, इस तरह पूरा कैलकुलेट करके आपको दिखाना है, डायरेक्ट ना बता देना कि कौन सा लगा है। तो इस दूसरे वाले रेसिस्टर के लिए भी हम ओम्स लॉ लगाते हैं, V2 इज इक्वल टू I2 R2। तो V2 बाई I2 हो जाएगा ये R2। तो V2 की वैल्यू 12 है, I2 की वैल्यू हमने 6 निकाली है, कितना आ जाएगा 2 ओम्स। ठीक है, तो R2 की जगह हम ये 2 ओम्स वाला यूज करेंगे। तो सेक्शन बी भी हमारा पूरा हो गया। सेक्शन बी से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। अब सेक्शन सी से एक ही क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 33, 3 मार्क्स का है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.33। तो हमें दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब चाहे तो ए ना लिखो, डायरेक्ट वाटर लिख दो, अंडरस्टूड हो जाता है कि एयर या वैक्यूम के ही रिस्पेक्ट में ये वैल्यू दी गई है। तो ये दिया हुआ है हमको 1.33 एंड दैट ऑफ डायमंड इज 2.42। अब थोड़ा सा इंग्लिश पे ध्यान देना, कहीं ऐसा ना हो कि ये समझ लो कि वाटर की डायमंड के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, बल्कि आपको डायमंड की भी एयर के रिस्पेक्ट में दी हुई है, यानी वाटर और डायमंड दोनों की एयर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। थोड़ा सा इंग्लिश पे आपको ध्यान देना है। अगर यहां दैट ऑफ की जगह एंड विद रिस्पेक्ट टू डायमंड लिखा होता तब हम लिखते कि वाटर की डायमंड के रिस्पेक्ट में दी हुई है। तो हमें दिया क्या हुआ है, हमें डायमंड की दी हुई है एयर के रिस्पेक्ट में 2.42। हमसे क्या पूछा है, इन विच मीडियम डज द लाइट मूव फास्टर, वाटर और डायमंड, किसमें स्पीड ज्यादा होगी, वाटर में या डायमंड में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में क्या होता है, जैसे किसी भी मीडियम को हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट ऊपर आएगी जिसे हम c से डिनोट करते हैं, और उस मीडियम, कोई भी मीडियम m है, उसकी वेलोसिटी नीचे आएगी। यानी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है, डायमंड का ज्यादा है, तो स्पीड कम किसकी होगी, डायमंड की। तो हमसे पूछा है फास्ट कौन होगा, तो फास्टर तो किसमें होगी, वाटर में होगी। ठीक है, तो वाटर आंसर हो जाएगा। तो यहां इस तरह से आंसर आप शो कर सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख देना, क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज मोर, हेंस द स्पीड ऑफ लाइट इज लेसर इन डायमंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो स्पीड डायमंड में कम होगी। फिर अगला पार्ट है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर।
तो हमें वाटर की एयर के रिस्पेक्ट में दी हुई है और डायमंड की एयर के रिस्पेक्ट में दी हुई है। हमको बताना है डायमंड की वाटर की रिस्पेक्ट में क्या होगी। तो चलिए हम यही वाला ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। NWA यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा, किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, एयर के, तो वेलोसिटी ऑफ एयर ऊपर होगा। किसकी पूछी जा रही है, वाटर की, तो वाटर की वेलोसिटी नीचे होगी। ठीक है। दूसरा हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है, यानी विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो VA ऐसे हो जाएगा और VD नीचे हो जाएगा। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड को डिवाइड कर दें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर से, तो क्या हो जाएगा हमारा, डायमंड का क्या दिया हुआ है, VA बाई VD, और ये वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोमिनेटर में है VA बाई VW। तो इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, VA बाई VD मल्टीप्लाई बाई ये VW ऊपर आ जाएगा, VW बाई VA और VA कैंसिल हो जाएगा, आएगा हमारा VW बाई VD। हमें NDA क्या दिया हुआ है, 2.42 अपॉन 1.33 हो जाएगा, इक्वल्स VW बाई VD। तो हमें बताना है वाटर की डायमंड के रिस्पेक्ट में, यानी ND विद रिस्पेक्ट टू W। तो फॉर्मूला क्या होगा, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, वाटर के, तो VW अपॉन VD, यह फॉर्मूला होगा। तो देख सकते हैं यही आ गया, इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर अप्रॉक्सीमेटली 1.82 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा यही हो गया 1.82, क्योंकि VW बाई VD क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब सेक्शन डी की बात कर लेते हैं। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक सर्किट दिया हुआ है जहां पर ABCD 4 लैंप लगे हुए हैं, जिसे बैटरी से कनेक्ट किया गया है। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट्स है। तो इसमें पहला पार्ट है, व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन आर लैम्प अरेंज्ड इन। तो अरेंजमेंट कैसा है, सीरीज है या पैरेलल है। तो भाई सिंपल आप लगा सकते हो, वही लॉजिक जो मैंने बताया था, यहां से I करंट चलेगा, यहां पहुंच के कंफ्यूज हो जाएगा, तो 2 हिस्से में करंट बढ़ जाएगा, और जहां करंट कंफ्यूज होगा वो पैरेलल अरेंजमेंट होगा। इसी तरह यहां पहुंचेगा करंट, यहां कंफ्यूज, यहां पहुंचेगा, यहां कंफ्यूज। तो ये चारों कैसे अरेंज है, पैरेलल। ठीक है, एक चीज हो गया। दूसरा क्या पूछा है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू योर अबव आंसर व्हाट आर द एडवांटेजेस एनी टू ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लैम्प। तो आपको 2 एडवांटेज बताने हैं, क्या खासियत है इस अरेंजमेंट की, कोई 2 एडवांटेज आप बताइए। तो एक तो फायदा यह है कि देखो ये करंट आएगा तो बढ़ जाएगा 2 हिस्से में। यहां पर कोई I1 करंट आ गया, यहां हम I' करंट मान लेते हैं, फिर यहां पहुंचेगा इस पॉइंट पे, तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा, 2 हिस्से में बढ़ जाएगा, इसको हम I2 मान लेते हैं, और यहां पर I" मान लेते हैं। फिर इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो फिर से 2 हिस्से में बटेगा, I3 मान लेते हैं, और इधर से आके ये I4। ठीक है, तो देखो सारे ही लैंप में अपना अलग अलग करंट है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो अगर मान लो B वाला खराब हो जाता है तो उससे बाकी पे ऐसा नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबको अपना अपना अलग अलग करंट मिल रहा है। ठीक है, तो एक फायदा तो ये हो गया कि अगर एक भी खराब हो जाएगा, कोई फॉल्ट आ जाएगा, तो उससे दूसरे पे इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा एडवांटेज क्या होगा, देखो जैसे मैंने बताया था कि करंट इस पैरेलल अरेंजमेंट में करंट अलग अलग है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। यानी 60 वोल्ट ये है, तो यहां पर भी इसको पूरा 60 वोल्ट मिलेगा, यहां भी 60 वोल्ट, यहां भी 60 वोल्ट, यहां भी 60 वोल्ट, तो इसको पूरा पोटेंशियल मिल रहा है। एक फायदा ये हो गया। तो देख सकते हो पहले पार्ट वाला आंसर हमको दिया हुआ, ये पैरेलल। एडवांटेज की बात करें तो पहला एडवांटेज क्या है, अगर एक लैम्प में फॉल्ट आता है, इट विल नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द अदर लैम्प। दूसरा ये है, दे विल ऑल्सो बी यूजिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। पूरा वोल्टेज सबको मिलेगा, पूरा पोटेंशियल सभी को मिलेगा जो पैरेलल में कनेक्ट है। एक्सप्लेन विद प्रॉपर कैलकुलेशन विच लैम्प ग्लोज द ब्राइटेस्ट। तो कैलकुलेट करके बताना है कि कौन सा लैम्प सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, सबसे ज्यादा रोशनी किसमें होगी। तो सबसे ज्यादा रोशनी किसमें होगी, जिसमें सबसे ज्यादा पावर होगी, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V × I होता है। ठीक है, तो भाई वोल्टेज तो सब में बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, तो करंट जिसमें ज्यादा होगा पावर उसी में ज्यादा होगी। करंट किसमें ज्यादा है, C वाले में ज्यादा है 5 एम्पियर, बाकी में सब में कम है। तो पूरा आपको कैलकुलेट करके बताना है, यानी P की वैल्यू ये इस तरह सॉल्व करना है। V की वैल्यू 60 है, I की वैल्यू 5 होगी, तो पावर हमारी आएगी 300 वॉट। इसमें 4th पार्ट है, फाइंड आउट द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेसिस्टेंस हमको निकालना है,
यानी V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला लगता है, R हमको निकालना है, V बाई आई हो जाएगा। टोटल वोल्टेज हमको दिया है, पोटेंशियल क्या है 60 है। टोटल करंट हमको पता चल जाए, टोटल करंट कैसे निकालेंगे, यही I1 I2 I3 I4 सबको जोड़ दो, कितना है 3 + 4 + 5 + 3। तो आप ऐसे लिख के दिखा देना कि सारा टोटल किया हमने, करंट कितना आएगा 15 आएगा। 15 4 × 60, तो हमारा रेजिस्टेंस कितना आ गया 4 ओम आ गया। अब इसी में दूसरा ऑप्शन था कि या तो ऊपर वाला करते या ये वाला अटेम्प्ट कर लो। PQ इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्लेन ऑफ पेपर एज शोन इन द फिगर बिलो। ठीक है, तो ये हमारा कंडक्टर है, हमको क्या बताना है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इट एट पॉइंट R एंड S। तो हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल लेंगे इसको। तो ये डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है और हमको बताना है कि R पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा और S पे क्या होगा। तो वही हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। अभी कुछ क्वेश्चन पहले हमने देखा था कि करंट का डायरेक्शन हमको ऊपर की तरफ दिया हुआ है, यानी ये थंब हमारा करंट का डायरेक्शन दिखाएगा, और ये जो हमारी फिंगर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएंगी। तो अगर मैं इसको इस तरह पकड़ूं कि हमारा थंब ऊपर है, करंट डायरेक्शन दिखा रहा है, तो मैं जब इसको पकड़ूंगा तो ऐसे ये हमारा हाथ जाएगा, ये फिंगर्स जाएंगी, तो राइट साइड में यानी R वाले साइड में ये मेरी फिंगर्स किधर जा रही हैं, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि R साइड में क्या होगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इस पेपर के अंदर जाएगी, और ऐसे यह मेरा हाथ घूम के बाहर निकलेगा। तो लेफ्ट साइड में यानी S वाले साइड में क्या हो रहा है, ऐसे प्लेन ऑफ पेपर के बाहर मेरी फिंगर्स निकल रही हैं। तो S साइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। सेकेंड पार्ट है इसमें, R1 ग्रेटर देन R2 वेयर विल द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी लार्जर, गिव रीजन। तो R1 की वैल्यू R2 से ज्यादा है। अब जितना ज्यादा हम कंडक्टर के करीब रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा पावरफुल रहेगी, जितना दूर लेते जाएंगे उतना कमजोर होती जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं S ज्यादा करीब है कंडक्टर से, इसीलिए फील्ड ज्यादा होगी S की विद रिस्पेक्ट टू यहां R होगा। ठीक है, R से ज्यादा होगी। ऐसा क्यों, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फॉर स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। यानी मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस से। डिस्टेंस जितना ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होगी। तो S करीब है यानी उसकी डिस्टेंस कम है, तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। इफ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू द वायर इज रिवर्स्ड, हाउ वुड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी चेंज। यानी अभी तो ये करंट ऊपर जा रहा है, तो जैसे हमने देखा था अभी वीडियो में कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे था, ये ऐसे इधर था, इस तरफ था, और ये इस तरफ जा रहा था। यानी ये कैसे जा रहा था, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे, करंट हमारा नीचे फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे जाएगा, ये क्लॉकवाइज ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज चलेगा, क्योंकि बैटरी की पोलैरिटी हमने चेंज कर दी, तो करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है, एक्सप्लेन द रूल दैट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो कौन सा रूल इस्तेमाल करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। तो यहां लिख सकते हो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, द थंब इज अलाइंड टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी थंब आपका करंट का डायरेक्शन दिखाता है, एंड द डायरेक्शन इन विच फिंगर्स आर रैप्ड अराउंड, और जो हमारी फिंगर की डायरेक्शन है वो दिखाता है, वी गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड दिखाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, तो हमने फिजिक्स वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अलग अलग वीडियो आएगी, और सोशल साइंस के सैंपल पेपर की वीडियो मैंने बना ही चुका हूं, उसको अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन कहां से मिलेगा आपको, जैसे ये वीडियो आप देख रहे हो तो वीडियो के नीचे यहां पर राइट साइड कॉर्नर में ट्रायंगल बना होगा, उस पर क्लिक करोगे तो पूरा लिस्ट खुल जाएगी नीचे। वहां पर आपको सारी सैंपल पेपर की वीडियो की लिंक मिल जाएगा, सोशल साइंस का लिखा होगा, उसके आगे ब्लू कलर से लिंक होगा। इस तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका होगा, उसके नीचे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट होगी। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और उसके बगल में बेल आइकन होगा उसे जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाए। और अगर आपको सैंपल पेपर डाउनलोड करना है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। और मेरा फेसबुक पेज है, उसे भी आप लाइक कर लो, टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर लो, ताकि वहां से आपको अपडेट और नोट्स वगैरह मिल सके। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।